हमने लास्ट क्लास में एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने कहा था एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है, जीडीपीएमपी। हमने कहा एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपीएमपी निकलेगा। इसके कितने हेड्स बनाएंगे इसमें अपन? 4 हेड्स। कितने हेड बनाएंगे? 4 हेड बनाएंगे। गुड मॉर्निंग। 4 हेड्स बनाएंगे और ये जो 4 हेड बनाने का जो बेस था, तरीका था, वो किस पर बेस्ड है? 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। अगर हम चारों सेक्टर्स के खर्चे को ले लें तो उनको ऐड कर दो तो क्या निकल कर आ जाएगा? जीडीपी एमपी। हमने कहा हाउस होल्ड सेक्टर के खर्चे को क्या कहते हैं अपन? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हमने कहा गवर्नमेंट सेक्टर के खर्चे को क्या कहते हैं अपन? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के दोनों तरीके के खर्चे, पता है, गवर्नमेंट कंज्यूम भी करती है और गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी करती है। तो गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों यहीं आ जाता है। गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट यहां नहीं आता, इसको अपन बोलते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक्चुअल में। क्लियर है यहां पर? तो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये यहां पर आ जाएगा, बट इसकी लिखने की जरूरत नहीं थी। हमने कहा अगर सिर्फ फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा हो, अगर सिर्फ फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा हो तो इसका मतलब क्या दे रखा है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर हमने कहा प्रोड्यूसर सेक्टर के खर्चे को क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के 2 पार्ट्स बना लिए, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और लास्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या एक्सटर्नल सेक्टर के खर्चे को क्या कहते हैं अपन? नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। कोई दिक्कत यहां तक? अगर नेट इंपोर्ट्स दे दे तो हम क्या कर लेंगे? साइन चेंज कर लेंगे। यहां तक बात समझ में आई कि 4 सेक्टर के बेसिस पे 4 हेड बनाए अपन ने। कौन कौन से सेक्टर्स? हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सटर्नल सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर के खर्चे को प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट सेक्टर के खर्चे को गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर सेक्टर के खर्चे को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के 2 पार्ट बने, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और एक्सटर्नल सेक्टर के खर्चे को कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अगर नेट एक्सपोर्ट्स की जगह हमें क्या दे दे? नेट इंपोर्ट्स दे दे तो हम साइन चेंज कर लेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई थी। फिर हमने कहा इनके नामकरण कर देते हैं, ये पसंद नहीं आया। हमने कहा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं अपन? ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और इसके जो 2 पार्ट बनाए थे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, उसका नाम क्या रख दिया? ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। लैंग्वेज में दे तो एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, और अगर एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक दे दे तो साइन चेंज कर देंगे। कोई दिक्कत यहां तक? फिर अपन ने इसमें ये बात करी थी कि अगर ये ग्रोस की जगह हमें नेट वर्ड दे दे यहां पर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो पहली बात तो यही ध्यान रखो, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो इसमें चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हमें दोबारा से ऐड करने की जरूरत नहीं है। और अगर ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो उस केस में हमें ऐड करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना कि ये वाली वैल्यू गिवन है या ये वाली वैल्यू गिवन है। ये फिक्स्ड वर्ड पर फोकस करना, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा। फिर मैंने कहा कि अगर ये ग्रोस की जगह आपको नेट दे दे यहां पर, दैट इज नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपका जो आंसर है जीडीपी एमपी, उसकी जगह क्या निकल कर आएगा? एनडीपी एमपी निकल कर आएगा। चाहे वो यहां पर दे चाहे वो यहां पर दे। बात समझ में आ गई? एक चीज और समझो, कई बार क्या होता है आपके पास, ये दे देगा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। एक क्वेश्चन की बात बता रहा हूं कि सर्कमस्टांस में क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन में दे देगा आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, एक उसी क्वेश्चन में लिख के देगा चेंज इन स्टॉक भी बता देगा। तो मुझे बताओ इसको और इसको ऐड कर कर क्या निकल जाएगा? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या निकल कर आएगा? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। समझ रहे हो ना? जब ये नेट है तो ये भी क्या निकल कर आएगा इन दोनों को ऐड करके? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और उसी क्वेश्चन में ये तो आपने निकाल लिया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और आपको गिवन होगा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपने निकाल लिया, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? डेप्रिसिएशन। बात समझ में आ गई ना? ग्रोस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन करोगे तो आंसर क्या निकल कर आएगा? ग्रोस और नेट में डिफरेंस किस चीज का? डेप्रिसिएशन। फिर मैंने कहा था रेयरेस्ट
0.001% चांस है कि हमारे पास इसके भी कंपोनेंट्स पूछ ले। तो उसमें कुछ है नहीं, एक हाउस होल्ड्स होते हैं तो उनका रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन पे जो भी खर्चा है, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और बिजनेस है उनके भी बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। दो का तो इन्वेस्टमेंट है और रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन पे हाउस होल्ड्स का इन्वेस्टमेंट, ये तीन इसके भी पार्ट होते हैं। ये रेयरेस्ट पूछता है, जरूरत नहीं है नॉर्मली इसको लिखने की। कोई बाई चांस कोई सवाल आएगा तो बस ध्यान में होना चाहिए कि अच्छा ऐसा कुछ है। क्लियर। बोला कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो मैं इसको शॉर्टकट में लिख सकता था एनएनपीएफसी, लेकिन मैं नहीं लिखता हूँ। रीजन यही है कि बच्चा क्या करता है, पेपर में ये देखने को मिलेगा और उसके बाद में फिर बच्चा कहेगा निकालना क्या पता ही नहीं। तो कई बच्चों को तो यही नहीं लिखना आता कि अच्छा निकालना एनएनपीएफसी है, इसलिए मैं सारी चीजों को फुल पूरा पूरा लिखता हूँ। एनआईटी नहीं लिखता नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, क्योंकि बच्चे को पढ़ना आना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है या नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, इसलिए मैं क्वेश्चन को एज इट इज लिखता हूँ। करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या कोई काम की चीज है हमारे? नहीं, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज 100। दूसरा, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कौन से मेथड का आइटम है ये? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 1000। वेजेस एंड सैलरीज, ये कौन से मेथड का आइटम है? किस में आएगा, कौन से हेड में? सीओई में आएगा। वेजेस एंड सैलरीज 3800। उसके बाद डिविडेंड, ये भी कौन से मेथड का है? इनकम का है, ये आपके पास प्रॉफिट्स में आएगा। इसके बाद है रेंट, ये भी इनकम मेथड का है 200। इसके बाद है इंटरेस्ट, ये भी इनकम मेथड का है आपके पास 150। इसके बाद नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ध्यान से पढ़ लो क्या दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर मेथड का है और नेट दे रखा है, तो आंसर में क्या निकल कर आएगा? एनडीपी एमपी निकल कर आएगा। अगला दे रखा है आपके पास प्रॉफिट्स, अच्छा इसका अमाउंट नहीं लिखा ना, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज 500, प्रॉफिट्स इज 800, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दे रखा है, लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। किसका नहीं लेते? एम्प्लॉय का नहीं लेते। कौन से मेथड में था ये? इनकम मेथड में। नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है, क्या साइन चेंज करना पड़ेगा? नहीं, -50। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड -30, क्या साइन चेंज करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि फ्रॉम एब्रोड ही दे रखा है। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल किसको कहते हैं? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन को कहते हैं, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दिस इज 40। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेथड, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 4000। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ध्यान से देखो नेट वर्ड लगा है, इसका मतलब इसमें सब्सिडी ऑलरेडी लेस हो रखी है, तो दिस इज 300।
अब अपने को दोनों मेथड से निकालना है, एक्सपेंडिचर मेथड से भी और इनकम मेथड से भी। बस अपने को वो चार्ट आना चाहिए, इनकम मेथड से क्या निकलता है बताओगे जरा? कितने हेड होते हैं एनडीपीएफसी में, इनकम मेथड में? 3। अपन ने कहा था किस बेसिस पे हेड बनाते हैं, फैक्टर्स इनकम के बेसिस पे। फैक्टर इनकम 4 होती हैं, वेजेस को अलग से नाम दे दिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तीनों को अलग से नाम दिया ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। और अगर प्रॉफिट्स ना पता हो तो फिर ऐसे निकाल लेते हैं, टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड जो सब कुछ अपना लगाते हैं, दैट इज मिक्स्ड इनकम या इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। समझ में आ गया ये? ऐसे ही क्या करना है, एक्सपेंडिचर मेथड का भी देख लेते हैं क्या निकलता है आंसर, जीडीपी एमपी क्या निकलता है। और इसमें कितने हेड लेंगे, 4 हेड आएंगे। पहला आएगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा आएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तीसरा क्या था, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और इसके 2 पार्ट बनाते थे, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक, और लास्ट दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। यहां तक कोई डाउट किसी को? ये तो याद रहने चाहिए। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज डालनी है और सॉल्व कर लेना है। ये देखो सबसे पहले दे रखा है करंट ट्रांसफर, काम का नहीं, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, लिखते जाओ बस जहां जहां वैल्यू डालनी। वेजेस एंड सैलरीज इसमें लिख लेंगे, वेजेस एंड सैलरीज दिस इज 3800, डिविडेंड 500, रेंट 200, इंटरेस्ट 150, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहां ध्यान से देखना ये नेट दे रखा है, तो ये आंसर में भी अब क्या निकलेगा, एनडीपीएमपी निकलेगा। और ये कितना फिक्स्ड वाला दे रखा है, नीचे वाला या ऊपर वाला दे रखा है? ऊपर वाला गिवन है, फिक्स्ड वन नहीं है, ध्यान से देख लो। प्रॉफिट्स 800, देखो अब प्रॉफिट दे रखा है तो क्या डिविडेंड की जरूरत पड़ेगी? नहीं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 200, नेट एक्सपोर्ट्स एक्सपेंडिचर मेथड में -50, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कन्वर्जन में चाहिए, ये तीनों आइटम अलग से लिखते हैं अपन, NFIA -30, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रीसिएशन कन्वर्जन में रिक्वायर्ड है, अलग से लिखेंगे 40, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मेथड का आइटम है 4000, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कन्वर्जन में रिक्वायर्ड पड़ेगा ये NIT दिस इज 300। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना आसान हो गया है, कुछ मुश्किल लगता ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, बस इतना सा समझ में आना चाहिए और वैल्यू देख के डालनी है, कितना आसान काम है। अब क्या करना है, बस वैल्यू का टोटल कर लेना है। अच्छा ये तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा बताओ, 4000, इन तीनों का टोटल, ये तो लेंगे ही नहीं, इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा 1150, मिक्स्ड इनकम नहीं है 0, टोटल कितना आ गया 5150। और ऐसे एक बार इसका भी टोटल कर लेते हैं, 4000 5000 55 54। अब बस कन्वर्ट करना आना चाहिए अपने को, और करना क्या है, इसमें क्या निकालना था, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट FC, तो क्या निकालना है NNP FC, निकल क्या गया NDP FC। तो क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए प्लस NFI, डोमेस्टिक छोटा नेशनल बड़ा, छोटे से बड़े पर जाने के लिए प्लस NFI, तो कितना हो गया 5150 प्लस NFI कितना है -30 5120। और यहां की बात कर लेते हैं तो यहां पर भी यही निकालना है, NNP FC निकालना है,
ठीक है, NNPF से निकालना है और NDPMP अपने को पता है, नेट नेट पहला वर्ड, दूसरा डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFI है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT। समझ में आ रहा है सबको कन्वर्जन? डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, डोमेस्टिक छोटा, छोटे से बड़े पर जाने के लिए प्लस करते हैं, 2 से 4 पे जाने के लिए +2, और मार्केट प्राइस बड़ा है, 4 से 2 पर जाने के लिए -2 करेंगे, दैट इज माइनस NIT डिफरेंस। वैल्यू डाल देंगे, दिस इज 5450 प्लस NFI इज -30 माइनस NIT इज 300, तो 330 माइनस कर दो 5.20। क्या आंसर दोनों से सेम आ गया? यस, यही था, मैंने आपको बताया था कि तीनों मेथड से आंसर सेम आता है। अच्छा, GST दे रखा हो किसी क्वेश्चन में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब बात करते हैं, यहां तक तीनों मेथड हो गए। अब तीनों मेथड क्या आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ये 2 मेथड तो अभी रिवाइज करा दिए। तीसरा मेथड वैल्यू एडेड मेथड था, और वैल्यू एडेड मेथड से भी क्या निकलता था? GDP-MP। वैल्यू एडेड मेथड का दूसरा नाम क्या था? प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन मेथड। तो क्या करते थे, इकोनॉमी में जितनी भी फर्म्स हैं उन सब का क्या निकालते थे अपन? वैल्यू एडिशन। तो हर फर्म ने कितना कितना वैल्यू एडिशन किया ये निकालना है। और वैल्यू एडिशन कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा? क्या तो बेच दिया होगा या तो स्टॉक में होगा, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। बात समझ में आ गई? तो हमने कहा वैल्यू ऑफ आउटपुट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब सेल्स के ऊपर चर्चा करिए, अच्छा पहले स्टॉक की बात कर लेते हैं। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, या एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैल्यू एडिड मेथड में ये अपन ने बात करी थी, वैल्यू एडिशन निकलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स की बात करी थी अपन ने, तो अपन ने कहा सेल्स में देखना है कि अगर सेल्स बाय फर्म ए लिखा है दैट मींस ये क्या है? टोटल सेल्स है। और अगर सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी लिखा है उसका मतलब वो डोमेस्टिक सेल्स है, उसमें एक्सपोर्ट ऐड करना पड़ेगा। तो हमने कहा डोमेस्टिक सेल में सेल टू हाउस होल्ड, सेल टू प्रोड्यूसर सेक्टर, सेल टू गवर्नमेंट, ये 3 आते हैं। अगर सेल बाय फर्म ए टू फर्म बी लिखा है दैट मींस वो प्रोड्यूसर सेक्टर को सेल है, दैट इज डोमेस्टिक सेल्स है। एक्सपोर्ट उसमें ऐड करेंगे तब जाके टोटल सेल आएगी, और टोटल सेल को यहां पे यूज करेंगे। बट अगर सिर्फ लिखा हो सेल्स बाय फर्म ए तो बस बात खत्म, और सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिर हमने यहां की बात करी, इंटरमीडिएट कंजप्शन में कौन से इनपुट्स लेते हैं अपन? फैक्टर इनपुट्स या नॉन फैक्टर इनपुट्स? नॉन फैक्टर इनपुट्स को लेते हैं। नॉन फैक्टर इनपुट जैसे रॉ मटेरियल वगैरह आता है, इसमें मशीन की वैल्यू इसमें नहीं आती है। तो अगर ऐसा लिखा है ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 5 ईयर्स, तो इसको हम नहीं लेंगे, ये मशीन है। लेकिन इसको किसकी कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे? डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, 15 माइनस 0/5 डेप्रिसिएशन SLM से निकल गया, दैट इज 3 लाख। फिर हमने कहा सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स दे रखे हों, तो क्या सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स रॉ मटेरियल है, एक बार में यूज हो रहे हैं, नॉन फैक्टर इनपुट है? यस, इसको इंक्लूड कर लेंगे। और इसमें भी ध्यान रखना है, अगर ऐसा लिखा है परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, तो इसका मतलब वो डोमेस्टिक परचेज है, उसमें इंपोर्ट्स ऐड करना पड़ेगा। और अगर सिर्फ लिखा होता परचेजेस बाय फर्म ए तो फिर वो टोटल परचेजेस होती, उस केस में डायरेक्टली ले लेते। क्या बात समझ में आ गई? ये हमने इसमें पढ़ा था, इतना सा था, इस पर बेस्ड अपन ने क्वेश्चन कर लिया। तो मैंने जैसे करने का प्रैक्टिस आपको तरीका बताया ना कि ऐसे लिख लो और फिर क्वेश्चन में जो जो दे रखा है उसकी वैल्यूज डालते जाओ, उसी तरीके से करा करो। हाँ, बाद में लिखना जैसा है फॉर्मूले में वो अपन लिख देंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, गलती नहीं होती। क्वेश्चन बड़ा आसान सा लगता है, कुछ है ही नहीं, बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर कैलकुलेट कर लेना है ना। ये तरीका ऐसा है कि बच्चा देखते ही क्लास ज्वाइन कर लेता है। ये तरीका ऐसा है, बच्चों को एक बार देखना इनके क्वेश्चंस में कितना मतलब पजल्ड रहते हैं, नहीं समझ में आते हैं नेशनल इनकम के क्वेश्चंस, है ना। पता चल जाता है बच्चों को, आप अपने दोस्तों से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। एक स्टूडेंट आती थी, रितिका जैन, अकाउंट्स में पढ़ती थी, अकाउंट्स पढ़ रही थी मेरे पास। हाँ, उसको उसको एक क्वेश्चन उसने मेरे से पूछा था नेशनल इनकम, मैंने एक दिन थोड़ा सा समझा दिया, उसने ट्यूशन ही ज्वाइन कर लिया, है ना। ऐसा है,
तो ये नेशनल इनकम की चीज ही ऐसी है कि नेशनल इनकम एक्चुअल में बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आता नेशनल इनकम। अब आपको समझ में आएगा, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस और करा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा कि जो हमने जितनी थ्योरी पढ़ी है वो क्यों पढ़ी थी और इतनी मेहनत हमने क्यों लगाई नेशनल इनकम के डेफिनेशन पे या डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन पे। क्योंकि हमारे पास पेपर में आता है क्वेश्चन इंक्लूडेड या नॉट इंक्लूडेड वाले, है ना। कुछ प्रिकॉशंस करनी है अपने को और साथ में अब अपने को ये और करने हैं। तो प्रिकॉशंस याद करने के बाद तो 100% क्वेश्चन आपसे हो ही जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं कि क्वेश्चन कैसे और आते हैं अपने पास। एक टाइप का क्वेश्चन तो ये बन गया कि 6 मार्क्स में न्यूमेरिकल आता है। कई बार 6 मार्क्स में इसी के साथ में क्वेश्चंस आते हैं इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड वाले। चलो ये कुछ एक आधे क्वेश्चन पूछता हूं जिससे कि आपको वो डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आए कि वो डेफिनेशन पे इतना टाइम क्यों लगाया था। How will you treat the following while estimating domestic product of a country? That is domestic income निकालते टाइम आपको ट्रीटमेंट बताना है इन आइटम्स का। किसकी कैलकुलेशन में? डोमेस्टिक इनकम की कैलकुलेशन। दैट इज प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय ब्रांचेस ऑफ कंट्रीज बैंक इन अदर कंट्रीज। बताइए डोमेस्टिक इनकम में लेंगे या नहीं लेंगे। तो अब आपको कोई तुक्का नहीं लगाना है कि नहीं सर लेंगे या नहीं लेंगे। आपको डेफिनेशन जो पढ़ाई गई थी डोमेस्टिक इनकम की उस पर फोकस करना है। डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड, जो कहां पर जनरेट हुई हो, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। हमने कहा था डोमेस्टिक इनकम में लेते क्या है? फैक्टर इनकम सिर्फ। तो सबसे पहले तो चेक करो क्या प्रॉफिट्स फैक्टर इनकम है? यस। दूसरी बात, कौन सी फैक्टर इनकम? जो किसने कमाई हो, किसी ने भी कमाई हो, चाहे रेजिडेंट ने कमाई हो चाहे नॉन रेजिडेंट ने कमाई हो, बट कहां कमाई हो? इंडिया के अंदर कमाई हो, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई हो। तो अब अगला पॉइंट ये चेक करना है, ये तो चेक कर लिया आपने कि ये फैक्टर इनकम है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये फैक्टर इनकम है। दूसरी बात ये करनी है कि जो ब्रांच ऑफ कंट्री के जो बैंक की ब्रांच है दूसरी कंट्री में, क्या वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है कि नहीं आती है। मैंने आपसे कहा था डोमेस्टिक टेरिटरी में पूरे इंडिया, उसमें से एक चीज एक्सक्लूड और एक चीज इंक्लूड। इंडियन फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी में एक्सक्लूड करते हैं और इंडियन एम्बेसीज आउटसाइड इंडिया दैट इज उसमें इंक्लूड करते हैं। बट बताओ क्या ये इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो क्या ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? नहीं है। जब ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है तो क्या ये इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम में आएगी कि नहीं आएगी? बताओ। नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट इंक्लूडेड। ये आपको समझ में, ऐसे क्वेश्चंस अपने पास में आएंगे इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड का, तो ये अपने को समझने पड़ेंगे। ये देखो, सैलरीज ऑफ इंडियंस वर्किंग इन द अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया। पहली बात, सैलरी, काम करके पैसा मिल रहा है, फैक्टर इनकम है या नहीं है? डोमेस्टिक इनकम में देखना है तो ये इनकम कहां कमाई गई होनी चाहिए? डोमेस्टिक टेरिटरी में। अब आपको सोचना है कि इन्होंने अमेरिकन एम्बेसी जो इंडिया में है उसमें काम करके इनको सैलरी मिल रही है, तो क्या अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है? इंडिया के अंदर अमेरिकन एम्बेसी है, उसके अंदर हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। इंडिया के अंदर जो फॉरेन एम्बेसीज है वहां हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती है। तो अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, हेंस नॉट इंक्लूडेड। इसलिए हम इसको डोमेस्टिक इनकम में नहीं लेंगे। लेकिन मैं अगर आपको सवाल चेंज कर दूं कि नेशनल इनकम में लेंगे या नहीं लेंगे तो बता सकते हो। भाई नेशनल इनकम की कंडीशन क्या थी? फैक्टर इनकम होनी चाहिए, फैक्टर इनकम है। किसने कमाई होनी चाहिए? नॉर्मल रेजिडेंट। तो नॉर्मल रेजिडेंट, क्या ये इंडियन नॉर्मल रेजिडेंट है? यस। लेकिन क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? नो। तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सी इनकम है जो हमने कहां से कमाई है? इंडिया के
बाहर से कमाई है, दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर नॉर्मल रेजिडेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कमाता है तो क्या उसको अपन उसमें लेते हैं नेशनल इनकम में या नहीं लेते? लेते हैं। मैंने आपको डायग्राम बताया था कि नहीं बताया था? ये वाला डायग्राम बताया था। ये ऐसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है? समझ में आई बात? तो आपको, हाँ समझ में आएगी आपको बात कि अपने को ये क्यों हमने डेफिनेशन पे इतना टाइम लगाया था। बात समझ में आई? क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको वो डेफिनेशन प्लस जो मैं प्रिकॉशंस कराऊंगा दोनों की हेल्प से ये क्वेश्चंस आपके पास में सारे हो जाएंगे, जो भी इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड के होंगे। इनमें भी बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है, बहुत ज्यादा। मैं कह रहा हूं नेशनल इनकम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है, और इसीलिए जब टेस्ट होता है स्कूल में तब समझ में आता है कि हो क्या रहा है। लेकिन टेस्ट भी अच्छा वाला हो तो मजा आता है ना? तो मंथली टेस्ट स्टार्ट हो एक बार। चलो, अब एक क्वेश्चन और बताओ इसी में ही आपको। इन सब की लिस्ट दे दूंगा मैं आपको, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे पास होगी। प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, अर्न्ड बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, डोमेस्टिक इनकम में लेंगे या नहीं लेंगे? सबसे पहली बात तो क्या ये फैक्टर इनकम है? यस। दूसरी बात, ये फॉरेन कंपनी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट है कि नहीं है? नहीं। ये मेनली हम मानते हैं जिसमें हेडक्वार्टर होता है, जहां की कंपनी मेन लोकेटेड है, उसको अपन मानते हैं कि वो वहां के डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक सॉरी नॉर्मल रेजिडेंट है। फिर अपन ने कहा कि ये इन इंडिया, क्या इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है फॉरेन कंपनी यहां पर है? तो मैंने कहा था इंडिया में बस एक ही चीज एक्सक्लूड करनी है, एम्बेसी, फॉरेन एम्बेसीज। तो क्या ये फॉरेन एम्बेसी है? नहीं। तो इसका मतलब क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? यस। तो अगर फैक्टर इनकम है जो किसी ने भी कमाई हो, चाहे रेजिडेंट ने चाहे नॉन रेजिडेंट ने, कहां पर कमाई हो? डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई हो इंडिया की, तो क्या ये डोमेस्टिक इनकम में आ जाएगा? यस। तो ये इंक्लूडेड हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? बात समझ में आ गई? सैलरीज ऑफ इंडियंस वर्किंग इन द रशियन एम्बेसी, इनको एक बार घर पे जाके कर लेना। नेक्स्ट क्लास में, 2-3 क्लास में अब यही रिपीट होना है बस, तो ये आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। इसको बताओ क्या ये डोमेस्टिक इनकम में लेंगे या नहीं लेंगे? पहली चीज फैक्टर इनकम है, दूसरी बात नॉर्मल रेजिडेंट है, तीसरी बात रशियन एम्बेसी इन इंडिया, क्या इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? नहीं। और डोमेस्टिक इनकम में तो क्या लेते हैं? ऐसी इनकम, ऐसी फैक्टर इनकम जो डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई हो, बट ये तो डोमेस्टिक टेरिटरी में है ही नहीं। तो इसका मतलब ये डोमेस्टिक में क्या करेंगे, इंक्लूडेड या नॉट इंक्लूडेड? लेकिन अब मैं आपसे सवाल चेंज कर दूं और कहूं कि नेशनल इनकम में बताओ, तो नेशनल इनकम में क्या कहते हैं कि नेशनल इनकम में तो ये कहते हैं कि कोई भी नॉर्मल रेजिडेंट अगर फैक्टर इनकम कमा रहा है कहीं से भी कमाए, चाहे इंडिया में कमाए चाहे इंडिया के बाहर से कमाए, तो ये इंडिया के अंदर कमा रहा है बाहर कमा रहा है? बाहर। तो हम कह सकते हैं इट इज अ फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये इंक्लूड हो जाएगी। क्लियर है? अगर ऊपर वाले के नेशनल इनकम की बात करनी है तो प्रॉफिट्स फैक्टर इनकम है, फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट है, तो ये नेशनल इनकम में नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ऐसे अपने को करने हैं, बहुत प्रैक्टिस करेंगे अभी, लेकिन जो डेफिनेशन की थी तो वो बच्चों को लग रहा होता है पता नहीं क्यों कर रहे हैं डेफिनेशन। अब समझ में आया होगा कि वो डेफिनेशन पे क्यों हम इतना टाइम लगा रहे थे। वहां से भी क्वेश्चन आता है, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। 3 पॉइंट आते हैं एक क्वेश्चन में, 3 आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है एक पार्ट, और एक नंबर होता है इंक्लूडेड या नॉट इंक्लूडेड लिखने का, और एक नंबर होता है रीजन लिखने का। ठीक है? तो ये दोनों चीजें लिखनी है। एक और लिखते हैं, ये तो हो गया। इसके बाद सैलरीज ऑफ, ये हो गया था रशियन एम्बेसी, वो तो सेम आ गया इंडियंस वर्किंग। ये देखो बार बार रिपीट करके पूछता है, सैलरी ऑफ इंडियन वर्किंग इन द रशियन एम्बेसी कर दिया अब अमेरिकन की जगह। ठीक है। प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द ब्रांचेस ऑफ, बाय द ब्रांच ऑफ एसबीआई इन जापान,
डोमेस्टिक इनकम में लेंगे या नहीं लेंगे? पहली बात प्रॉफिट फैक्टर इनकम है। दूसरी बात ब्रांच है एसबीआई की नॉर्मल रेजिडेंट है। लेकिन जो ब्रांच है एसबीआई की जापान में, क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है या डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है? नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी में तो इंडिया के बाहर सिर्फ इंडियन एम्बेसीज आती हैं। तो हमने कहा ये नहीं है, और जब ये डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है तो ये डोमेस्टिक इनकम में भी नहीं आएगा। लेकिन अगर नेशनल इनकम की बात करता मैं, तो मैं क्या कहता कि नॉर्मल रेजिडेंट ने ये इनकम कहां से कमाई है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, इंडिया के बाहर से कमाई है। तो क्या उस केस में ये इंक्लूड हो जाएगा? यस। तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं अपने को, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें पहले प्रिकॉशंस पढ़नी पड़ेंगी। 3 मेथड है हमारे पास, तीनों मेथड्स की प्रिकॉशन है। वैल्यू एडेड मेथड में 6 प्रिकॉशन है, इनकम मेथड में 10 प्रिकॉशन है, एक्सपेंडिचर मेथड में 5 प्रिकॉशन। घबराने की जरूरत नहीं है, याद यही हो जाएंगी, उसकी मेरी गारंटी है। आगे बात समझ में?